पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये दिन उन डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित रहता है जो बिना किसी भेदभाव के अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की देखभाल करते हैं। इस बार एक अलग थीम पर डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी हैं। मैम, इस बार एक अलग थीम रखी गई है, फ्रंट लाइन पर एक पारिवारिक डॉक्टर। ये थीम को कैसे एक्सप्लेन करेंगी, क्या है इस थीम का पर्पज़? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने लिया है, क्योंकि हर परिवार को कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक चिकित्सक की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। और बड़े शहरों में तो ये एक कॉरपोरेट सेक्टर में चेंज हो चुका है कि वहाँ जाइए, नंबर लगाइए, फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए। लेकिन हर परिवार को ये चाहिए कि वो अपने निकटतम सेंटर पे किसी भी डॉक्टर से जान पहचान बनाए रखें। उनसे साल में एक बार 6 महीने बीमार हों या ना हों, एक बार अपने हित के लिए चेकअप ज़रूर करवाएं और इतना संबंध अच्छा बना के रखें कि जब उनको आवश्यकता हो तो उनके परिवार को एक डॉक्टर कम से कम अवेलेबल हो सके और उसकी सेवाएं मिल सके। क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब किसको क्या बीमारी होगी, कैसी आवश्यकता पड़ेगी। और समय किसी भी चिकित्सा सेवा में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो बीमारी हो, बुखार हो, उल्टी दस्त जैसी बीमारी हो, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, या कोई अन्य जघन्य बीमारी हो। तो एक डॉक्टर से पारिवारिक संबंध बनाए रखना आवश्यक है और यह हर व्यक्ति के हित में है। इसलिए फ्रंट लाइन पे ये आपने अच्छा विषय दिया कि एक फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है वो बरकरार रहना चाहिए। मैम, इतने सालों से आप इस पेशे में हैं, इस दौरान क्या कुछ चुनौतियां रही हैं? किस तरीके से आप इन चुनौतियों को पार पा सकी, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं लगभग 32-33 वर्षों से इस सेवा में संलग्न हूँ और विशेष बात यह है कि मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। सिर्फ स्त्री एवं प्रसूति रोग मैं नहीं देखती, उसके अलावा मेरी स्पेशलिटी एंड ट्रेनिंग जो है वो एज अ जनरल सर्जन रही है, जो कि मेल डॉक्टर्स का डोमेन रहा है। तो इसलिए चुनौतियां मुझे कुलीग्स से भी मिली और मरीज़ों से भी मिली, क्योंकि मरीज़ मेल पेशेंट्स लेडी डॉक्टर के पास आते झिझकते रहे हैं हमेशा से। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ उनका ये विश्वास जमता गया कि कोई भी चिकित्सक कोई स्त्री पुरुष का लिंग भेद या जाति या धर्म के आधार पर चिकित्सा नहीं करता, वो सिर्फ मरीज़ को देखता है, उसकी बीमारी देखता है और जो बेहतर सेवाएं वो अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के आधार पे दे सकता है वही देता है। इसलिए धीरे धीरे ये चुनौतियां मेरे लिए कम होती गईं और लोगों का विश्वास जमता चला गया। ये हर डॉक्टर के साथ है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी विशेषज्ञ हो, लेकिन समय के साथ विश्वास लोगों में जमता है। और अब तो 30 वर्षों में तीसरी जनरेशन आने लगी है, क्योंकि हम जब 25-30 के बीच में थे तब हमारे पास 50 से 60 वर्ष की महिलाएं या पुरुष आते थे। फिर उनके बाद की जनरेशन आई और अब टीनेजर्स से लेकर के जो 25-30 के एज के हैं फिर से वो आने लगे हैं। तो ये विश्वास तभी जमता है जब समय के साथ आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी सेवाएं देते हैं। एक सवाल और है मेरा, मैम, डॉक्टर होने के साथ साथ आप घर गृहस्थी भी देखती हैं, तो बड़ी बात यह है कि किस तरीके से आप मैनेज करती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो, क्लिनिक का काम हो या फिर घर का काम हो? जी देखिए, जो मैंने सीखा है वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि दुनिया में सभी के पास सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं और उसमें आपको सोना है, खाना है, उसके अलावा प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है, सोशल सर्विसेज देनी है, फैमिली को देखना है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, और भी नाते रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, कई एसोसिएशंस होते हैं। जैसे मैं तो प्रेसिडेंट IMA भी रही, प्रेसिडेंट लखनऊ नर्सिंग होम्स एसोसिएशन भी रही, हमारा अपना एक संस्था है कॉस्मेटोलॉजिस्ट की AICBA। तो इन सब को समय तो देना ही पड़ता है, अपनी एनर्जी, अपना पैसा सब लगाना पड़ता है। तो इन्हीं 24 घंटों में ये बांटना होता है प्रायोरिटीज़ के अनुसार कि मुझे पहले कौन सा काम करना है और कितनी देर में करना है। तो जब आप ये सोच लेते हैं कि आज के दिन में मैं सुबह उठकर हमेशा
एनलिस्ट कर देती हूँ। कई बार रात को सोने के पहले या तो अपने कागज़ कलम पर या मोबाइल पर या अपने मन में ये बना देती हूँ कि अगले दिन मुझे कौन कौन से काम करने हैं, और अगर 10 काम हैं उनमें 8 या 7 पूरे हो जाते हैं तो मेरा गोल अचीव हो जाता है। तो इसी तरह से टाइम ही मैनेजमेंट करना होता है और प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ती हैं। ये सभी के लिए मेरा संदेश है कि चाहे वो फीमेल डॉक्टर हो या मेल प्रोफेशनल हो, सबके पास जिम्मेदारियां अलग अलग तरह की होती हैं और जिम्मेदारियां अपनी तरफ से पूरे डेडिकेशन से निभाना चाहिए। लेकिन एक ज़रूरी बात है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी हर चिकित्सक को करना ज़रूरी है। मैंने भी ऐसा नहीं किया और बहुत सारे डॉक्टर्स अपना खाना पीना, अपना हित भूलकर और मरीज़ों की सेवा में या एज अ चिकित्सक जो काम करते हैं उसमें बहुत कम समय मिलता है कि आप समय से कभी नाश्ता कर सकें, कभी खाना खा पाएँ, कभी घूमने जा पाएँ। तो ये डिवाइड कर लेना चाहिए फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, जो कि हम लोगों ने या हमारे जनरेशन ने नहीं किया। हम लोग अपना 90% 95% टाइम प्रोफेशन को देते रहे, तो उससे अपना हेल्थ सफ़र करता है, अपना मेंटल पीस सफ़र करता है और कई बार बच्चे और हस्बैंड को भी कमी महसूस होती है। तो ये स्थिति नहीं आने देना चाहिए। ये मेरा संदेश सभी प्रोफेशनल्स के लिए है कि फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशन इज़ द टॉप प्रायोरिटी, आई नो, लेकिन उसके बावजूद 20% का समय सोसाइटी के लिए, जहाँ से हमने सब कुछ लिया, जहाँ से हमें नाम मिला, इज़्ज़त मिली, पैसा मिला, एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, तो उन लोगों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए समय निकालें, उन्हें भी अपनी सेवाएं दें और उनका ध्यान रखें। एक सवाल मेरे और है मैम, अभी आपने बताया कि 32 साल का करियर आपका हो गया। इस 32 सालों में कोई ऐसा एक केस है जो आज भी आपको याद है? ऐसे कई केस हैं जो मुझे याद हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग फूलों पे ही चलते हैं। बहुत सारे कांटे मिलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। कुछ प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कोई सर्जरी की, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मरीज़ की डिलेड रिकवरी हो रही है, या कुछ दूसरा, किसी का टाँका पक गया, किसी का कुछ हो गया, तो उसमें हमेशा डॉक्टर या अस्पताल का हाथ नहीं होता है। लेकिन संभलना तो पड़ता ही है, ट्रीट तो करना ही पड़ता है जब तक कि मरीज़ 100% नॉर्मल ना हो जाए। ऐसे कई इंसिडेंट्स अर्ली एज में तो ये था कि जैसे यंग थे, तुरंत प्रोफेशन में आए थे, तो शलवार कुर्ता पहन करके कई बार पेशेंट्स देख रहे हैं, और अगर मरीज़ को ऑपरेशन की सलाह दी तो मरीज़ के साथ उनके फादर इन लॉ या उनके पेरेंट्स होते थे जो कि हमसे काफ़ी सीनियर एज में होते थे। तो 2-3 बार मैंने ऐसा सुना कि ये नई डॉक्टर्स चली आती हैं और ऑपरेशन बता देती हैं। तो जब ये 2-3 बार हो गया, तब मैंने सोचा कि नहीं, गेटअप को भी सीनियर रखना, सीनियर दिखना ज़रूरी है। तो फिर मैंने शलवार कुर्ता पहनना ही छोड़ दिया, दूसरे ड्रेसेस छोड़ दिए, साड़ी पर कन्फाइन कर लिया, क्योंकि इंडियन सर्कमस्टेंसेस में, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में या कुछ अन्य स्टेट्स में, साड़ी ही ऐसा परिधान है जिसमें आप सीनियर और एक्सपीरियंस दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये एक्सपीरियंस हुआ। इसके अलावा कई बार, हाँ, एक ट्रक ड्राइवर आया था रात में, इमरजेंसी थी, एंड बिकॉज आई हैव बीन अ जनरल सर्जन, तो वो रात में उसका पूरा पैर फटा हुआ था, शायद शराब पी के गाड़ी चला रहा होगा, और 2-3 लोग थे, सब लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, दाढ़ी मूछ रखे हुए। तो मैंने अटेंड किया उनको, तो उनमें से एक ने कहा कि ये लड़की क्या करेगी, इससे मैं क्या इलाज कराऊंगा। लेकिन फिर हमने समझाया, फिर और स्टाफ को भी, मेल स्टाफ को बुला लिया, फिर मैंने टाँके वाके लगाए, जो भी इमरजेंसी मैनेजमेंट था, तो वो प्रॉपर काम हो गया। लेकिन अपीयरेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कई बार मरीज़ ही, अटेंडेंट्स परेशान होते हैं। भाई, हादसा उनके घर में हुआ, उनके बच्चे को चोट लग गई, बीवी को लग गई, या हिमसेल्फ उस आदमी को लग गई, तो वो परेशानी की हालत में वे लोग रोते चिल्लाते हैं। उनको लगता है कि उन्हें प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो वो पहले ही भीड़ जुटा लेते हैं। ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए, गोली खाए हुए भी
पेशेंट्स हम लोगों के पास आए, भागे हुए क्रिमिनल्स हमारे पास आए। एक बार का तो इंसिडेंस मुझे याद, ऐसे हैं तो कम से कम 20-25। एक का जिक्र ये है कि रात में वो आया था, लड़का जैसा ही था, हमने अटेंड किया इमरजेंसी में। वो डिहाइड्रेटेड था बुरी तरीके से, डायरिया वॉमिटिंग उसको हो रही थी। तो मैंने स्टाफ को कहा कि भाई इसको इंजेक्शंस लगाओ। हमने कहा कि तुम्हें एडमिट होने की ज़रूरत है, तुम्हें ग्लूकोज और कुछ इंजेक्शंस लगाएंगे तो तुम रिकवर कर जाओगे। रात के 2-2:30 बजे थे। तो उसने कहा कि आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ? हमने कहा नहीं, हमारे लिए तो आप मरीज़ हैं और आपको जिस इलाज की ज़रूरत है वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो वो इतना डरा हुआ था या परेशान था कि वो स्टाफ को इंजेक्शन ही नहीं लगाने दे रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो जाएगा उसके साथ। फिर मैंने धीरे से पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी है? अगर आप मेरे पास आए हैं तो जो इलाज हमारी समझ में आ रहा है हम वही तो करेंगे। तो फिर उसने कहा आप किसी को बताएंगे कि तो नहीं कि मैं यहाँ आया था? हमने कहा हम जानते ही नहीं हैं कि आप कौन हैं, तो हम किसको क्या बताएंगे। फिर उसने समझाने बुझाने पे इंजेक्शन्स लगवा लिए, 2 घंटे रुका, सब कंट्रोल हो गया। तब हमें पता लगा, उसने खुद ही बताया कि वो कोई गोरखपुर का बहुत बड़ा क्रिमिनल था और भागा हुआ था, पुलिस से भागा हुआ था। लेकिन हमें आइडेंटिटी से कुछ लेना देना नहीं था। उसने इलाज किया और चला गया। ऐसे और भी हादसे हुए हैं। एक फीमेल पेशेंट, वो भी रात ही में ऐसी इमरजेंसीज आती हैं, जिसका गला कटा हुआ था, मीन्स ऊपर से लेके ट्रैकिया तक वो कटा हुआ था बिल्कुल किसी धारदार चाकू से। तो 3-4 लोग आए रात में और उन्होंने कहा कि आप इसका इलाज करिए, इसे ज़िंदा बचाना है, लेकिन यहाँ से कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आप समझ लीजिए। तो हम फिर भी कुछ नहीं समझे, क्योंकि मुझे पेशेंट दिख रही थी, मुझे लग रहा था इस फीमेल पेशेंट है का सब कटा हुआ। तो जो प्राइमरी मैनेजमेंट है, जितना हम कर सकें उतना तो कर दें। तो हम उसे रात में ही 3-4 स्टाफ के साथ, तो हमने कहा देखिए अगर आप इलाज के लिए आए हैं और हम कर सकते हैं तो आप कहिए तो हम इलाज कर दें प्राइमरी, कम से कम इसकी जान बच जाए। तो हमने सब कुछ कर दिया। और उसने पहले ही धमकी दी थी कि अगर इस बिल्डिंग से बाहर बात गई तो फिर आपका अस्पताल नहीं बचेगा और ना आप रहेंगी। तो अब हम धमकी से तो खैर नहीं डरे, लेकिन मुझे ये लगा कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे मरीज़ को बचाना है। ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के उसकी सूचरिंग वगैरह जो भी हम कर सकते थे सब कर दिया। पैसा कोई नहीं, ना हमने मांगा ना उसने देने की हिमाकत की। खर्चा ऐसे केसेस में अपना हो ही जाता है, चाहे वो 5-10 हज़ार हो या उससे ज़्यादा हो, जो भी हो। सर्विसेज हमने दी, मरीज़ घंटे भर उसने रोके रखा। फिर जब उसकी सांस वास नॉर्मल हो गई तो वो लोग उठा के ले गए। अब ऐसे में हम क्या कर सकते थे? ना हम पुलिस को खबर कर सकते थे, ना मुझे अपना भी घर परिवार देखना था और मुझे अपना पेशा भी देखना था कि किसी की जान बचाना मेरा धर्म और कर्तव्य है। तो मैंने वो किया। तो खुशी बस इस बात की होती है कि जो मुझसे बनता है, जितने के हम लायक हैं, उतनी सर्विसेज हम दे देते हैं। और आगे तो हम पूरी दुनिया को सुधार नहीं सकते, लेकिन मैसेज ज़रूर ये दे सकते हैं कि अपने चिकित्सक के प्रति आदर भाव रखें और उनसे कभी भी दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि चिकित्सक आपके भले के लिए काम करता है हमेशा। और पैसा खर्च होता ही होता है। एक चिकित्सक को तो सब्ज़ी खरीदने से लेकर, चाहे वो रिश्वत देनी हो, चाहे कुछ भी काम करना हो, वो देना ही होता है। कोई सेंटर हम चला रहे हैं तो उसके खर्चे, उसके टैक्सेस, डेली एक्सपेंसेस, ये तो सब करने होते हैं। तो फिर डॉक्टर के यहाँ पैसा खर्च करने में, दवाई में खर्च करने में, जांच में खर्च करने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक रिज़र्व इमरजेंसी फ़ंड अपने हेल्थ के लिए अवश्य रखें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रमा श्रीवास्तव मैम हैं, साफ तौर पर इन्होंने अपने इंसिडेंट शेयर किए, बताया कि इन 32 सालों में किस तरीके के केसेस इन्होंने देखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो भी आपके चिकित्सक के पास आप जा रहे हैं, कम से कम उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। डेली इंसाइडर भी यही अपील करेगा कि जब भी आप किसी चिकित्सक के पास जाएँ तो उसके साथ दुर्व्यवहार करने से पहले ये सोचें कि वही आपका इलाज कर रहा है। प्रोजेंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।